ओवैसी साहब, मैं सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूंगी, पार्लियामेंट में आपकी आवाज बहुत सुनाई देती है और आप हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए। अब ये जो वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है, इस पर आपके बहुत तीखे सवाल हैं। कल गवर्नमेंट ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और उस पर सारी चर्चा कर ली, अब भी कोई सवाल बाकी है? पार्लियामेंट के अंदर मीटिंग होना और एक ऑल पार्टी मीटिंग होना वो दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अगर आप पार्लियामेंट के अंदर चर्चा कराते तो बहुत अच्छा होता। हमको बाहर निकलकर आपको फोन पे नहीं बताना पड़ता या कोई पूछ रहा है उसको बताना नहीं पड़ता, देश को मालूम हो जाता वैसे ही लाइव टेलीकास्ट में। ये समझ में नहीं आया कि ये सरकार ऑल पार्टी मीटिंग कर सकती है वेस्ट एशिया पर, मगर डिस्कशन अलाउ नहीं करती पार्लियामेंट में। तो इससे ये मालूम होता है कि ये पार्लियामेंट के ताल्लुक से सीरियस नहीं है। पार्लियामेंट देश की जनता का है और देश की जनता का हक बनता है कि वो देखे कि उनके इलेक्टेड एमपी सरकार जिसको इलेक्ट किया वो क्या कर रही है। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि ऑल पार्टी मीटिंग में वेस्ट एशिया के ऊपर बात हो सकती है, मगर पार्लियामेंट के अंदर चर्चा नहीं कराना चाहती सरकार। लेकिन पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने दोनों सदनों में एक स्टेटमेंट किया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने भी किया, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने अपना स्टेटमेंट दिया, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने। आपको लगता है कि जब युद्ध जारी हो तो कोई भी देश इंटरनेशनल पोजीशन इस तरह से ले सकता है या उसे लेना चाहिए, या इस वक्त सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट पर सोचना चाहिए? जब चाइना से जंग चल रही थी 1960s में, पार्लियामेंट चल रही थी, क्वेश्चन आवर हो रहा था और पार्लियामेंट में चाइना की जंग के ऊपर डिबेट भी हुई। अब हम क्यों नहीं करा सकते? अच्छा, ये तो जंग में हम तो जंग नहीं लड़ रहे हैं, हम अफेक्टेड पार्टी हैं। हम अफेक्टेड इसलिए भी हैं कि एक तो सरकार की गलत फॉरेन पॉलिसी की वजह से, दूसरा हमारे करीब 1 करोड़ भारत के नागरिक वहां काम कर रहे हैं। तो मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, प्रधानमंत्री ने दिया, वजीर आजम ने दिया, तो हम देकर चले गए। अगर वो एक एक सवाल हमको पूछने देते तो हम सरकार को पूछते थे कि भाई आप जवाब देकर चले जा रहे हैं, कम से कम हमारे सवालात का जवाब तो दीजिए। अब हम सिर्फ सुनने तो नहीं आए ना वहां पार्लियामेंट में। हम तो कोई खवाली पार्टी, ऑर्केस्ट्रा पार्टी या ऑडियंस नहीं कि थालियां मार के जाए हेल द लीडर, गुड लीडर बोल के। तो हमको तो पूछने का राइट है, आप सिर्फ बोल के चले जा रहे हैं और ये समझ रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर बोलूंगा कि प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने जो नेसेट में स्टेटमेंट दिया था उससे थोड़ा बेहतर पार्लियामेंट में बोला। कम से कम उन्होंने ये तो नहीं बोला कि वी स्टैंड विद द जेनोसाइडल रेजिम, उन्होंने बताया, बोला कि बल्कि उन्होंने तो देश को बताया कि हम कैसा कोविड में एक साथ थे और इसके रिपरकशंस होने वाले हैं। तो वो 2-3 स्टेटमेंट मुझे लगा कि हाँ, थोड़ा डिफरेंट रहा। आपने 1962 वॉर की, तब भी ये बंद कमरा था और ऑल पार्टीज थे पार्लियामेंट में, टेलीविजन तब भी नहीं था, सोशल मीडिया तब भी नहीं था, तो अब है नहीं, यही इसीलिए आपने बंद कमरे में बात की। बंद कमरे में नहीं बात की, पार्लियामेंट में रूल्स है कि अगर हम पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स को विदाउट मीडिया रिपोर्टिंग करना चाह रहे तो वो रूल है, उसमें प्रोविजन है। रूल नहीं इस्तेमाल किया गया था और जबकि हम उस जंग में बहुत नुकसान उठाए हम उस जंग में, तब भी रिपोर्टिंग हो रही थी, क्वेश्चन आवर हो रहा था, मगर आज हम उस पर डिबेट ही नहीं करना चाह रही सरकार। और ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर आप 4 मिनट बोल लीजिए, आप 2 मिनट बोल लीजिए, 3 मिनट बोल लीजिए, और फिर फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं कि हम नहीं है। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया, शायद नहीं बोल सका, बोल रहा हूं, अगर हम नहीं है तो क्या देश के प्रधानमंत्री और डॉक्टर जयशंकर ये कहना चाह रहे हैं कि इजराइल पाकिस्तान पिंप है क्या? मैं जानना पूछता था, मैं तो मालूम ही नहीं। आप बताइए, आप डिबेट ही नहीं कराना चाह रहे। आप बोल रहे हैं कि शायद इसलिए क्योंकि जिस तरह के लफ्ज आपने इस्तेमाल किए, नहीं, शायद ये लफ्ज कोई भी देश दूसरे देश के बारे में ना कहे तो बेहतर है। नहीं, हम नहीं है कहा ना उन्होंने। आप बताइए कि क्या देश के फॉरेन मिनिस्टर को आपने रिपोर्ट किया? मैंने नहीं कहा ये बात।
आप तो अंदर थे। नहीं नहीं, अंदर आप था, रिपोर्ट कर मैं सकते अंदर हैं। था तब भी बाहर आकर नहीं बोला किसी को। आप लोगों ने रिपोर्ट किया कि तो का मतलब क्या होता है, का मतलब क्या होता है बताइए ना। शायद वो, मैं सोच रहा हूं शायद वो इसी बोल रहे हैं कि इजराइल एक है और पाकिस्तान पिंप है उसका। दो कंट्रीज ऐसे हैं जो किसी को सुकून से जीने नहीं देते नेबर में, और दोनों का एक रिलीजन के नाम पे बनाया गया। अब दोनों किसी को चैन से जीने नहीं देते। अब सरकार बोलती है नहीं, कि आप रिलीजन की बात ला रहे हैं तो मैं आपसे पूछूं, जब ईरान मिसाइल चलाता है गल्फ के कंट्रीज पर, तो फिर रिलीजन का क्या होता है? नहीं, इजराइल के ऊपर हमला किसने किया बताइए, आप बोल दीजिए। ईरान पर हमला किसने किया? अरब कंट्रीज ने तो नहीं किया। ईरान ने किस पर हमला किया? नहीं, ईरान जिनका कोई लेना देना नहीं, 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 ईरान पर किसने हमला किया? एक आदमी को जो ऑरेंज कहते हैं उसने हमला किया। एक डिल्यूजनल प्रेसिडेंट है और एक जेनोसाइडल प्राइम मिनिस्टर है। आपने हमला किया और 165 स्कूल के बच्चे बच्चियों को आपने हत्या कर दी। आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर नविका कुमारी मुझे बोलते हैं कि आओ बैठ के बात करेंगे, तो मेरे चैनल पे क्यों नहीं आ रहे? मैं आपसे आके मिलता हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप वहां पर मेरी एबीसीडी चला रहे हैं, तो क्या बोलेगा मैं? आप बताइए। मैं ऐसा करती नहीं हूं, तभी आप तो नहीं आप आते करते। हैं। नहीं, थैंकफुली अभी तक नहीं किया आपने। मैं नहीं, आप नहीं करते। नहीं, मैं बहुत इज्जत से पेश आती हूं। नहीं, माशाल्लाह, आप जिससे इज्जत से पेश आना इज्जत से पेश आते हैं, जिसको आप हवा उतारना है, गैस उतारना, वो भी करते हैं। वो भी इज्जत से करती हूँ। नहीं, तारीफ में कह रहा वो हूं। भी इज्जत से करती हूँ। नहीं, एज अ कॉम्प्लीमेंट कह रहा हूं आप। हाँ, क्योंकि सवाल पूछना मेरा हक है। बिल्कुल। नहीं, सवाल पूछती हूँ मैं। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि आप उनसे डायलॉग कर रहे हैं और ऐसे दो अहमक को भिजाया ऑरेंज ने, जिसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में उसका ए नहीं मालूम। एक दामाद है, उसकी काबिलियत है, और एक साहब है जो चमचे हैं उनको ये तक नहीं मालूम कि 60% स्टॉक पाइल क्या होता है। उनको ये भी नहीं मालूम कि तेहरान में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो अमेरिका ने बनाया था। अब आप देखिए, उन्होंने हमला किया और हो क्या रहा है? नुकसान तो भारत को सबसे ज्यादा हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि आप विपक्ष में हैं, आप ऑपोजिशन में हैं, आप ये तमाम शब्दावली इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑरेंज है, कोई ऐसा है, वैसा मेरा है। फ्रीडम है, आपका मैं डरता नहीं हूं अमेरिका से। एक बात सुनिए मैडम, 2019 में ऑरेंज ने कहा तेल नहीं खरीदना ईरान से, हमने छोड़ दिया। फिर कहा वेनेजुएला से मत लो, हम छोड़ दिए। फिर 2025 में मिस्टर ऑरेंज ने कहा रशिया से मत लो, हम छोड़ दिए। अब उन्होंने कहा कि ईरान को कह रहा है 140 मिलियन तुम बेचकर मुझसे लड़ो। भारत से कह रहा है कि 30 दिन में उठा लो। फिर कह रहा है रशिया से खरीद लो। आप मुझे बताइए, ये 56 इंच का नेशनलिज्म है कि हम कोई गोरी चमड़ी वाला हमको अमेरिका से बोलेगा ले लो, हम ले लो, बंद करो तो बंद कर दो? ये कौन से मोहब्बत है देश से? बोलिए आप। ये सवाल आपका जायज है, लेकिन और जायज होता अगर आपका जो दिल है तब भी ये सवाल पूछता जब यूपीए सरकार में हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि ईरान से नहीं खरीदना और बंद कर दिया गया था, सैंक्शन हो गया था। ईरान के खिलाफ 3 बार वोट किया यूपीए सरकार ने। तो मैं आप कहाँ थे? आप सुनिए, मैं अंदर था। आपका टाई अप था तब यूपीए के साथ, तो सवाल पूछना ही भूल गए। सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए। सुन रही हूँ। मैंने पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से कहा था, यही ईरान था जिसने कश्मीर के मसले को पाकिस्तान उठाना चाह रहा था। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन में ईरान हमारी मदद किया। ईरान कश्मीर को इंटीग्रल पार्ट मानता है। अब आप मेरे को ये बताइए कि अब जो गड़बड़ चल रही है, अजरबैजान ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया। हम उनको कह रहे हैं कि भैया ले लो, ला लो, हमको लाके दे दो। ड्रोन्स दिया पाकिस्तान को। आप समझ रहे हैं फॉरेन पॉलिसी को हमारी कैसा फर्क हो गया? वहां पर जाकर प्रधानमंत्री ने कहा वी स्टैंड विद इजराइल। 70,000 फलस्तीनियों को मार दिया उसने, जेनोसाइड रजीम।
कितने? बट वी ऑल्सो स्टैंड विद ईरान, वो नहीं सुनाई दिया आपको? मैडम देखिए, वी ऑल्सो स्टैंड विद नो ईरान। नो नो, देखिए, और आप नहीं, ऑपरेशन सुनिए। सिंदूर के बाद इस देश में सबने, ओवैसी साहब, आपको एक बहुत नेशनलिस्टिक रोल में देखा है। बाहर के देशों में हाँ, इन बिल्कुल भारत का मैं हूं, पक्ष लेकर गए मैं हूं, थे। बिल्कुल हूं। लेकिन मैं आपसे आज ये बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूछना चाहती हूँ, आप ऑपोजिशन में रहकर जिस तरह की चीजें कह सकते हैं, कोई देश ऑफिशियली एक मंत्री होने के नाते, एक सरकार होने के नाते, एक प्राइम मिनिस्टर होने के नाते वो शब्दावली इस्तेमाल नहीं कर सकता। शायद आप इस बात को एप्रिशिएट करते हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, स्पेन क्या कर रहा है? छोटा सा कंट्री है, स्पेन क्या कर रहा है? क्या हम इतना भी नहीं बोल सकते कि भाई आप ये बंद करो तमाशा? अमेरिका, हम हैदराबाद में बोलते हैं जिसका नुकसान नहीं होता, जिसकी ना ठिंग लगी ना फिटकरी लगी, वो हाल अमेरिका का है। भाई तेल मुझे आना है, गैस मेरा आना है, आपने ईरान के ऊपर हमला किया, ईरान ने खतर पे हमला किया, गेल, गुजरात पेट्रोलियम, ये सब हम लोग खतर से लेते हैं गैस। हमारा गैस तो रुक गया। अब हमारी गलती है? नहीं, गलती हमारी नहीं है, मगर अगर हम बोलते, ट्रंप, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री ने स्पीच दिया पार्लियामेंट में, जंग शुरू करने वाले अमेरिका और इजराइल, एक लफ्ज नहीं यूएस के बारे में, एक लफ्ज नहीं इजराइल के बारे में। क्यों? आखिर क्या वजह है कि हम बोलने से, सच्चाई बोलने से डरते हैं? नहीं जानते क्या वजह है? क्या वजह है? नहीं मालूम? ये एप्स्टीन फाइल है क्या? नहीं, 9 लाख भारतीय रहते हैं वहां पर, भारतीय रहते हैं गल्फ कंट्रीज में। मैडम, हमने उनको भी महफूज रखना है। मैडम, हमने तेल भी सुनिए निकालना मैडम, है। फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा क्या होता है कि देश का पहला इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाए, फिर हमारे एनआरआईज आते हैं, यकीनन आते हैं। अगर हम 1 करोड़ को देख के फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करेंगे, ये कभी नहीं हुआ ऐसा। यकीनन हमारा सॉफ्ट पावर है, मगर इनकी गलती की वजह से भारत के लोग ही तो मर रहे हैं। डेब्रिस गिर रहा है, आज मर गए। समंदर पे, कश्तियों पे लोग हैं। मुझे कॉल किए निजामाबाद का लड़का कि हम भूखे हैं। आप ये बताइए कि हम बोल क्यों नहीं सकते कि भाई बंद करो ये तमाशा, ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल। अरे आप पार्लियामेंट में, राज्यसभा, लोकसभा में लफ्ज यूएस बोलने को तैयार नहीं है, लफ्ज इजराइल का कंडेमनेशन करने को तैयार नहीं है, फिर कैसा होगा बताइए आप ये? और फिर अच्छा, मल्टीलैटरलिज्म हमारा कहां गया? कहां गया? हम तो सबके दोस्त हैं ना। We called for de-escalation. That is not enough. No, we are talking to both sides. That is not enough. I'll give you an example of what I am saying. You know what happened? We invited a frigate from Iran. That frigate came to Visakhapatnam, participated in the show. They left Indian shores. They were in Sri Lanka waters or international waters. An US submarine launched a torpedo. And have you seen a statement of condolence? Forget about condemnation. Statement. Listen to me. Listen to me. Statement of condolence, not condemnation from Indian Navy. No. Why? Who's this US to create this kind of fear amongst us? Our forefathers didn't fight the Britishers for 200 years. That just because a 4-year term president can create this sort of psychological fear in us. Who the hell is he? He'll become a lame duck come December. He'll become a lame duck president. ओवैसी साहब, आपकी जो खासियत है ना, आप हाफ ट्रूथ्स बताते हैं। अरे मैडम, आपने बोला कम से कम आधी सच्चाई तो बता रहा हूं, कोई वो भी नहीं कर रहा है ना। मैं दूसरे तो पूरी झूठ बोल रहे हैं, व्हाइट लाइज, परपेचुअल लायर्स हैं पूरे। इजाजत से थोड़ा मैं भी बता दूं आधा फैक्ट जो आपने नहीं बताया। बोलिए मैडम। एक फ्रिगेट जो टॉर्पीडो हुई थी, उसकी जगह एक शिप यहाँ पर डॉक थी। उनके जो शिप खराब थे, उनके सेलर्स को हमने यहाँ रखा हुआ था। सब कुछ कर रहे थे, किसके? ईरान के। वो नहीं दिखा, उसकी चर्चा तक नहीं हुई। आपने बोला नहीं जब आपने कहा कि हम एक तरफ की कर रहे हैं, ईरान की कहानी आप गोल कर गए। मैडम, से बताइए, एक बात सुनिए, एक बात सुनिए। अगर मैं आपकी दावत में यहाँ पर आया हूँ, मैं गिर जाता हूँ, खुदा ना खास्ता, कुछ हाथ को मार लग गया, अरे असद साहब आपको क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाओ, पानी पिलाओ। आप तो चलिए, मैं बाहर चला गया, रास्ते में टक्कर हो गई, आप फोन तो करेंगे, अरे आप मेरे प्रोग्राम को आए थे, क्या हुआ आपको? आपको पता है फोन नहीं गया था?
कुछ नहीं। आपको पता है? इंडियन नेवी हैज नॉट इवन ऑफर्ड कंडोलेंसेस। क्यों? अच्छा, आपको मालूम मैडम, 5 दिन के बाद हमने कंडोलेंसेस दिया खामेनेई के बारे में। एक प्रेस नोट था जो वापस लिया गया। आपको मालूम ये बात कि कहा गया कि मत दो कंडोलेंसेस। बाद में ख्याल आया सुप्रीम लीडर को, नहीं जाके लिख दो। लिख दी हमने। अच्छा, उसके 7 दिन के बाद ख्याल आ रही 165 बच्चे मारे गए, उनका भी कंडोलेंस कर दो। कर दिया हमने। फिर हम 5 दिन इंतजार क्यों करें कि ये रेजिम गिर जाएगी? जब नहीं गिरी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर 2 मरतबा उनके प्रेसिडेंट से बात कर लिए। अच्छा, अब क्या हो रहा मालूम? एक मिनट, अब हम जो शिप्स ला रहे हैं ना गैस के, माफ करना बुरा मत मानिए, आ गए 2 शिप आ गए, 3 शिप आ गए। अरे वो 2-3 शिप से तो हमारा 1.5 दिन का गैस का कंजम्पशन है। अब हो क्या रहा है? इजराइल हैज डन व्हाट इजिप्ट हैज डन टू सुएज कनाल। जो शिप निकल रही 18 करोड़ रुपए दो, टोल टैक्स दो। 18 इंडियन शिप्स हमारे फंसे हुए हैं। एग्जैक्टली ये वर्ड कल हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा। अब हम टोल टैक्स दे रहे हैं उनको। जापान के निकल रहे हैं, चाइना। अच्छा, ये गड़बड़ होने से पहले चाइना ने पूरे शिप्स को खरीद लिया जहां पर ऑयल था। हमने उनका भी डाइवर्ट कर लिया, लेकिन आपको पता नहीं चला। नहीं, आपने नहीं, बिल्कुल नहीं किया। दी। हमने सुनिए मैडम, हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व कितने बताइए? ये तो आपने कल सवाल पूछा होगा। 74 डेज के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं। अगर ओएमसी को मिलाते हैं 74 डेज के हैं, और आईईए बोलता है 90 डेज। अच्छा, आप बोलते नहीं कोई कमी नहीं है प्यारे। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्यों लगाया आपने फिर, अगर कमी नहीं है तो? आप ही के टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार की हेडलाइन बता रहा हूं, पीपुल्स रशिंग टुवर्ड्स द पेट्रोल पंप्स, पुलिस इन एक्शन। आपके अखबार में है ये, आप देख लीजिए, 2 न्यूज हैं। अब मैं इसको क्या बोलेंगे? आप तो झूठ नहीं बोल सकते। नहीं तो मैं इसका बताती हूँ। आप ही ने खुद कहा अपने स्टेटमेंट के 24 शिप थे जब वॉर शुरू हुई, अब 18 हैं। मतलब 6 निकली ना, 6 निकली ना वहां से। एक मिनट ओवैसी साहब, थोड़ा मुझे भी बोलने दीजिए। 6 निकल गई वहां से, लेकिन ओवैसी साहब नोट नहीं करेंगे, बताएंगे भी नहीं। एक टॉर्पीडो हो गई, दूसरी डॉक्ड थी, लेकिन ओवैसी साहब टॉर्पीडो वाली की कहानी सुनाएंगे, दूसरी नहीं सुनाएंगे। आप कहेंगे कि हमारे पास 74 डेज के रिजर्व हैं और सरकार कोशिश करके बाकी ला रही है। ओवैसी साहब कहेंगे नहीं सबको चाहिए, सब लाइन लगा रहे हैं। ये नहीं बताएंगे कि भाई बाहर से सप्लीमेंट भी हो रहा है। ये जो एक्शन एस्मा लगाया, नहीं लगाते तो बोलते सरकार को पता नहीं था क्या कि शॉर्टेज हो सकती है, इन्होंने ये क्यों नहीं किया क्लॉज। अब कर दिया तो बोलेंगे कि अरे एस्मा लगा दिया आपने, एसेंशियल सर्विसेज एक्ट प्रोमलगेट कर दिया। चित भी मेरी पट भी मेरी आपकी। ओवैसी साहब, ऑपोजिशन में रहना मुझे लगता है कन्वीनियंट बहुत होता है। चित आपकी पट मेरी। चलिए सुनिए बाप, मार्च 19 ज्वाइंट सेक्रेटरी का स्टेटमेंट है, वी इंपोर्ट 90% ऑफ आवर एलपीजी एंड 47% ऑफ एलएनजी फ्रॉम कतर। अब रास फलान हैज बीन बॉम्ब्ड बाय ईरान। that has alone paralyzed 20% of India's total natural gas imports. Petronet, GAIL, गुजरात की सब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है, फोर्स मेजर हो रहा है। अब आप ये बताइए 10 साल में हमने डाइवर्सिफिकेशन क्यों नहीं किया? आज हम बोल रहे हैं अल्जीरिया से ले लेंगे, ऑस्ट्रेलिया से ले लेंगे। सस्ता है क्या? नहीं खरीदा। अच्छा, मुझे कंप्लीट करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? हमारे पास 53 लाख मेट्रिक टन है। प्रधानमंत्री को शायद किसी ने बताना भूलना हो गया या नहीं बताया कि हमारा एवरी डे का कंजम्पशन है 38 to 39 मिलियन। अब कितना आप हमको देखिए, हैदराबाद में क्या बोलते हैं कि हमारे कान में फूल तो नहीं है, आप बोले जा रहे हैं। एसपीआर रिजर्व्स कहां है बताइए ना हमको। आप बॉटलिंग प्लांट पे आप रख रहे हैं, आपने कमर्शियल को बंद क्यों कर दिया बताइए। मैं आपको हैदराबाद में आपके सोमित को दीजिए, हम हॉस्टल्स को जाते हैं, हॉस्टल्स में जाकर देखिए बच्चियों के सोशल वेलफेयर के हॉस्टल्स में लकड़ियों पर खाना पक रहा है, लकड़ियों पर खाना पक रहा है। अब सरकार बोलती है कि प्रॉब्लम है ही नहीं। अब जब प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर हम क्या बोलेंगे? प्रॉब्लम ओवैसी साहब आप भी जानते हैं कि है, लेकिन पैनिक नहीं होना है, क्योंकि पैनिक के
अलग फॉल आउट्स होते हैं, ये आप जानते हैं, लेकिन आप दिखाएंगे नहीं कि आप सब समझ रहे हैं। मैं सवाल ये भी आपको बता दूं कि आज आप कह रहे हैं कि डाइवर्सिफाई पहले क्यों नहीं किया। आप जानते होंगे कि आप अपने नजदीकी वाले सप्लायर्स के पास जाएंगे तो आपको कॉस्ट एडवांटेज मिलेगा, बिकॉज फ्रेट इज अ बिग पार्ट ऑफ ऑयल इंपोर्ट। Madam, I strongly disagree with you. We had signed one contract after the 11 years of the government with US in 2026. If that is also, that is known as 22 MTA US LPG deal 2026. It covers only 10% of our annual import. In 11 years, why didn't we diversify? What we have done, C3, C4 से बंद करके आपने नीचे कर दिया पूरा। दूसरा आपने क्या किया कि कमर्शियल बंद कर दो तो हम 50% हमारा प्रोडक्शन देश का हो गया। अभी 50% बाहर से लाना है। कहां से आ रहे हैं, कहां से आ रहा है बताइए। एक शिप, दो शिप, तीन शिप अगर आएंगे तो वो 1.5 दिन, 2 दिन, 3 दिन का चलेगा। यही चीज अगर नरेंद्र मोदी अगर इजराइल जाने से पहले सोचते, ये जंग जो है नेतन्याहू की जंग है, ये जंग उनकी पर्सनल जंग है। अगर नरेंद्र मोदी नहीं जाते तो क्या कतर पर स्ट्राइक नहीं होता? कम क्या से स्टेट्स कम ऑफ हॉर्मुज में असर नहीं पड़ता? कम से कम नरेंद्र मोदी खड़े होकर मिस्टर ऑरानिश को बोलते, मिस्टर सो एंड सो बस करो। मोदी जी को इस्तेमाल किया गया इजराइल ने, वहां उनको यहां पर आना था। मोदी जी को इस्तेमाल करके उन्होंने अपना जेनोसाइड को व्हाइट वॉश करने की कोशिश की। हुआ तो नहीं। नहीं हो सकता ना, जब 70,000 बच्चों की लाशें दिख रही हैं, लोगों की घर दिख रहे हैं। आप मान रहे हैं कि मोदी जी इतने इंपॉर्टेंट हैं कि देश बुलाते हैं व्हाइट वॉश अपने एक्शंस कराने के लिए, मान रहे हैं ना? अब आप मान रहे हैं कि उनकी अहमियत इतनी है। नहीं, अब आप जवाब, नहीं, एक मिनट मैडम, जवाब सुनिए। आप थाली मार रहे हैं, जवाब सुनिए। 80,000 लोग मारे गए। हमारी देश की इंपॉर्टेंस उससे होगी कि एक रिजीम 80,000 लोगों को मारेगा और हम जाके उसको व्हाइट वॉश करेंगे? ये हमारी अहमियत है। 20 लाख में से 8 लाख लोग के घर बर्बाद हो गए, 20-25 हजार बच्चे मारे गए। तो मोदी जी ने कब इसको सपोर्ट किया है? मुझे बता दीजिए ना, कौन सा स्टेटमेंट है? कब कंडेम किया? कहा नहीं कहा उन्होंने कोई कंडेमनेशन नहीं। वी आर इन फेवर ऑफ पीस and we appeal to both sides to de-escalate. What else does मैडम एक बात सुनिए, इस say? देश की खुसूसियत यह है कि नेल्सन मंडेला जेल में थे। हम नेल्सन मंडेला जिंदाबाद बोलते थे। हम उस व्हाइट अफ्रीका से ट्रेड नहीं करते थे। इंडिया, अच्छा मौजूदा दौर में हम ग्लोबल साउथ की बात करते। क्या ये ग्लोबल साउथ नहीं है? पैलेस्टाइन इशू नहीं है ग्लोबल साउथ, बताइए। अच्छा प्रधानमंत्री गए, October 7th on Israel is acceptable to you. 1948 Nakba is acceptable to you? Nothing, 1948 no Nakba. killing of innocent Exactly, that is what I'm saying. Should be acceptable to anybody. Please madam, do not draw religious lines on this or This October 7th is not the starting of the killing of innocent people. 1948 Nakba. That was the point. Where are the Palestinians now? Living in Jordan, living in Arab countries. हम बात भी नहीं करते उनके बारे में, कंडेमनेशन भी नहीं करते। नेल्सन मंडेला को हमने साथ दिया था। इंडिया स्टूड फॉर, अभी तो हम ग्लोबल साउथ बोलते हैं। अच्छा मैडम ये बोलिए, ये सब छोड़िए पैलेस्टाइन को बाप, हम ब्रिक्स के होस्ट हैं, क्वाड के होस्ट हैं। मोदी जी या जयशंकर एक जूम पे मीटिंग कर लेते इस जंग के बारे में। हम क्यों बोल रहे? पाकिस्तान कर सकता, तो हम तो होस्ट है ना क्वाड के, ब्रिक्स के, हम नहीं कर पाए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ओवैसी साहब, आप ऑपोजिशन के पार्ट हैं, ये तो समझ में आ रहा है क्योंकि मोदी जी से आप इतने सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आपको फिर भी मोदी जी का बी टीम क्यों कहती है? वही समझ में नहीं आ रहा मुझे, आप बता दीजिए क्या है। बैठते तो आप उनके साथ हैं। मुझे समझ में अगर आपको वो नहीं समझ आ रहा तो ये कैसे समझ आ रहा है? नहीं, अब ये तो देखिए, ये तो किसी को रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इतना सब बोलता हूं फिर भी ये हमारे मुझसे इतनी मोहब्बत करते कि इन लोग समझ ही नहीं पाते। अच्छा हम राज्यसभा में वोट दिए उनको, बिहार में वोट, आप देखिए क्या हुआ। अच्छा अगर मैं न्यूट्रल हो जाता,
आप न्यूट्रल नहीं है मतलब? नहीं, न्यूट्रल नहीं, आप न्यूट्रल नहीं है। किसकी तरफ है बता तो दीजिए। सारा देश पूछ रहा है कि ओवैसी जी हैं कहाँ। मेरी पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी की तरह न्यूट्रल नहीं है। अच्छा, मेरी जो पॉलिटिक्स है हर तरफ से फायदा ले वो लो। अपनी पार्टी की प्रमोशन, पार्टी को स्ट्रेंथन करने की है। अच्छा, मैं ये बता रहा हूं कि अच्छा, न्यूट्रल की बात जब आई, हमारा 5 टर्म के एमपी हूं। जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह साहब वजीर आजम थे, चिदम्बरम ने यूएपी एक्ट लाया था। डिस्पाइट बीइंग इन यूपीए मैं अपोज किया, आई आस्क्ड फॉर डिवीजन ऑल्सो। और मैं जो स्पीच में बोला था कि दिस पर्टिकुलर सेक्शन विल बी यूज्ड, द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म विल बी यूज्ड टू इनकार्सरेट मेनी पीपल। आई हैव बीन प्रूवन राइट। In 2019, Amit Shah made it more draconian. Congress party supported it. TMC walked out instead of asking for division. I stood there with Imtiaz Jalil, and every amendment we had moved, I have been proven right, because it is now one of the Supreme Court judges have recently said that using UAP is only to prolong the trial. पर आपने तब का तकमा तो लगा लिया कि आपने अपोज किया था, फिर सपोर्ट मांगने चले गए थे कि भाई मुझे भी इंडिया गठबंधन का पार्ट बना लो। बिहार में नहीं गए थे? सुनते लिए चिट्ठियां लिखी थी कसीदे इतने लंबे लंबे कि मुझे ले लो, मैं बहुत अच्छा ऐसा नहीं था। कोई दूर से बोल रहा था हम तुमसे मोहब्बत करते, तो आपने कहा पास आके बोलो। नहीं, हमने कहा चलो हम आ जाते, मोहब्बत करो, लपटा लो हमको। अच्छा, तो भाग गए, घर का दरवाजा बंद कर अब लिया। आपकी मोहब्बत के नहीं, देखिए, अगर कोई मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है तो हम बोले चलो प्यारे आ जाते तुम्हारे पास, हम ले लो हमको, बगलगीर हो जाओ। हम घर को गए तो घर को लॉक डाल दिया आपने। अब मैं क्या करूं? आई लव यू बोले तो हम बोले ठीक है चलो दिखाओ, हम आ जाते हैं। तो अख्तरुल ईमान गए, वो गायब हो गए। अब क्या करेंगे हम? तो ये आपकी मोहब्बत कैसी है? नहीं, कभी हाँ कभी ना वाली मोहब्बत, इसे मोहब्बत कहते हैं? मेरा मानना यह है कि वो मोहब्बत ही नहीं जिसमें नाकामी ना हो। अच्छा अच्छा, ये जितने थाली मार रहे हैं इनकी जवानी में कुछ हुआ था इन लोगों को सबको। तो अब ये जो नाकाम मोहब्बत है आपकी, ये बंगाल तक चली गई है। अब आप बंगाल में, वहां भी इश्क हो रहा है हमारा। हाँ, वहां हुमायूं कबीर के साथ हो रहा है, बाबरी मस्जिद नहीं बनाने की बात हो रही है। तो ये वाली बाबरी मस्जिद की मोहब्बत है जो वहां ले गई है? सीरियसली मेरा जवाब ये है कि सिर्फ इशू बाबरी मस्जिद नहीं है, इशू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज बाय द टीएमसी गवर्नमेंट है। अच्छा, और उसमें क्या हुआ कि लास्ट ईयर 24 मई में हाई कोर्ट ने 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट्स को कैंसिल कर दिया। उसमें से 4 लाख तो मुसलमानों के हैं। और फिर सोने पे सुहागा यह है कि नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन के चेयरमैन हमारे एमपी साहब अहीर साहब थे, उन्होंने जितने मुस्लिम कास्ट थे सेंट्रल लिस्ट में उसको निकाल दिया। हमारा हाल क्या है? आई एम कॉट बिटवीन, क्या बोलते वो, फायर एंड द फ्राइंग पैन, नॉट बिटवीन रॉक। आप ये निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं। अच्छा, आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स देख लीजिए टीएमसी के रूल में मुस्लिम माइनॉरिटी के। तो मेरा मानना यह है कि जब तक माइनॉरिटीज की अपनी एक सेम्बलेंस ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं बनेगी, हम जस्टिस को, इंसाफ को, हिस्सेदारी को हासिल नहीं कर सकेंगे। ये हमारी सोच है, हमारा उस पर अमल कर रहे हैं। लेकिन मुझे फायर एंड फ्राइंग पैन का तो पता नहीं, पर बंगाल में आप मोदी जी और ममता जी के बीच में हैं। और बच के निकल जाऊंगा मैं, फिक्र मत करिए। बचेंगे, क्योंकि आप इतना लड़ते ही नहीं, इतनी सीटें लड़ते ही नहीं कि आपका कुछ बन जाए। देखिए, ममता जी आप पर आरोप लगा रही हैं कि आप इतनी सीट बस लड़ते हैं जिससे उनका खेल खराब हो जाएगा और बीजेपी को फायदा हो जाएगा। मैडम, आप इतने सीजन जर्नलिस्ट हैं, आप तो कम से कम मत बोलिए। इतनी सीट लड़ रहा हूं तो क्यों पेट में दर्द हो रहा ममता को? आराम से सो जाओ ना, क्योंकि वोट आप उनके काटेंगे। नहीं, देखिए, इतनी सीटें लड़ रहा हूं ना तो क्यों परेशान हो रहे, क्यों रातों की नींद हराम हो रही है? हम इतनी लड़ते, इतने में ही हम जीत कर आएंगे, बताएंगे उनको। कितनी लड़ेंगे? नहीं, जितने अभी आजकल ये मेरे ख्याल से 10 या 12 सीटें कुछ होंगी, हम लड़ेंगे बस। हाँ, बस इतना ही फायदा कराना है आपको बीजेपी को? नहीं, डील बड़ी नहीं कराई ना आपने बीजेपी से मेरी। अब मैं क्या बोलूं इस पे?
आपकी हो ही नहीं सकती। आप यहाँ बैठकर मोदी जी का स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, ममता जी आपको लिखने नहीं दे रही। मैडम, आप सेक्युलर बन रहे हैं, सेक्युलर वाले आपको सेक्युलर नहीं मानते। ये चल क्या रहा है? जितना मुझे लोग गाली देते, मैं उसको बैज ऑफ ऑनर समझता हूँ। मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं भारत की सियासत की लैला हूँ, मुझे फख्र है इस बात का। अब और क्या बोलूं? कौन है? हाँ, पूरे ये सब मजनू है, ये सब मेरे दीवाने हैं, मजनू है। एक तरफ पलट के देख लिया मुझे मैं देखता ही नहीं हूं तो बीजेपी भी मजनू है? नहीं, कोई अब देखिए, चिट्ठी, कोई संदेश? एक हाइपर नेशनलिज्म है और एक फॉल्स सेक्युलरिज्म है। अच्छा, उस बीच में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सच्चा है एक ईमान जिसका है वो है असदुद्दीन नहीं, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। अच्छा, मैं कोई शरीफ आदमी नहीं हूँ, नहीं हो? बिल्कुल नहीं हूँ। मैं खुल के कह रहा हूँ। हाँ। मैं खुल के कह रहा हूं, मुझमें बहुत ऐब हैं, कमजोरियां हैं, सब हैं। हम कोशिश कर रहे हैं अच्छा बनने की और पार्टी को भी आगे बढ़ाना चाह रहे। आप कहते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा ऐसा कोई जिसने बुर्का पहना हो, हिजाब पहना हो। हाँ, बुरी बात क्या है? नहीं, बुरी बात एक यमन फिलिस्तीन की रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ आई थी उन्होंने नहीं पहना था हिजाब। बहुत अच्छा है, यही तो खूबसूरती है। दोनों तरफ से खूबसूरती। कुरान में क्या लिखा हुआ है? ला इखरा फिद्दीन, यानी रिलीजन में फोर्स नहीं है। पहनते हैं, बहुत अच्छा है, पहनिए। नहीं पहनते, आपका राइट है। अगर पहनते हैं तो उनका रिलीजियोसिटी नजर आती। वो यमन की एक लेडी को नोबेल प्राइज मिला हिजाब पहनने वाली को, उसको क्या बोलेंगे आप? बैकवर्ड बोलेंगे? नहीं मैडम, हिजाब जो पहनते हैं ना। लेकिन जब आप कहते हैं कि इस देश की प्राइम मिनिस्टर सिर्फ हिजाब वाली, तो आप रिलीजन को नहीं, आप पर्दे को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। नहीं, देखिए, कोई भी बन सकता है। देखिए, अगर पूरे भारत में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी चले जाइए आप, एक से एक बेहतरीन स्कॉलर आपको नजर आएगा जो हिजाब पहनी हुई है। एक से एक बेहतरीन साइंटिस्ट या वुड बी साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, एमबीबीएस, डॉक्टर्स। सर के ऊपर कपड़ा है, दिमाग के ऊपर नहीं है। जो लोग इस तरह की बात करते हैं ना, उनके आंख पर भी पर्दा है, दिमाग पर भी पर्दा है। इसीलिए तो मैं आपसे कहती हूं कि आपका जोर महिला पे क्यों नहीं है, हिजाब पे क्यों? अरे मैडम, आप किसी महिला को बनाइए ना। अरे हिजाब हो या ना हो, हिंदू हो या मुसलमान हो। बिल्कुल है। मेरी पार्टी में कई ऐसे वुमेन मेंबर्स हैं जो हिजाब नहीं करते, तो मैं क्या उनको बोलूं? मैं नहीं बोलता हूं उनको, भाई उनका राइट है। तो फिर वो बन सकती है ना प्रधानमंत्री? बिल्कुल बन सकती, क्यों नहीं बन सकती? तो फिर हिजाब पे इतना एम्फेसिस क्यों डालते हैं? जब नरेंद्र मोदी बन गए चाय बेचकर, तो हिजाब पहनने वाली नहीं बन सकती प्राइम मिनिस्टर? क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो कम से कम ऐसा मत। यही तो प्रॉब्लम है कि हिजाब को आपने अपनी सेक्युलरिज्म और पॉलिटिक्स का चिन्ह क्यों बना दिया? देखिए मैडम, इस देश को आजाद कराने के लिए जौहर बरादरान की वालदा थी बी अम्मा, वो क्या करती थी? वो भी तो रिलीजियस थी। ये अगर आप बोलेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं जब आप रिलीजन को छोड़ देंगे, नहीं, यही तो मैं बोल रहा हूं, यही तो मैं आपसे यही बोल रहा हूं। तो रिलीजन अगर कोई फॉलो कर रहा है रिलीजन प्रिंसिपल्स को, तो बुरी बात क्या है? कोई नहीं करता है तो ठीक है, उनका राइट है, उनका राइट है। मगर कोई करता है तो उससे परेशानी क्यों है? मैं आज ऑडियंस को बोलूंगी कि इसकी जजमेंट आप दीजिएगा, क्योंकि ओवैसी साहब दोनों चीजें कह रहे हैं। हिजाब वाली को बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन हिजाब ना पहने तो भी उसकी रिलीजियोसिटी पे कोई सवाल नहीं है। तो भाई हिजाब को क्यों सिंबल बना रहे हैं? नहीं, उनका महिला को बना दीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट, कितनी महिलाएं प्रेसिडेंट हैं आपकी पार्टी में या किसी बहुत है। आप हैदराबाद को आती नहीं है? आप आते खाली इंटरव्यू करने। आप मेरे साथ चलिए, दिखाता हूं मैं आपको। सुप्रीम कोर्ट में चॉइस हैज बिकम द फंडामेंटल राइट। चॉइस इज द फंडामेंटल राइट। अब कोई चॉइस को अपना रहा है। यू आर इम्पोजिंग द हिजाब, नॉट गिविंग चॉइस। आई एम नॉट, कभी नहीं। हम लोग फॉरेन डेलीगेशन में गए थे, अल्जीरिया गए, वहां के मिनिस्टर्स से मिले, कई लेडी मिनिस्टर्स थे, हम बराबर उनसे मिले। उनका राइट है, इसमें ऐसा नहीं है कुछ भी। तो फिर मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप सेक्युलरिज्म तय करेंगे। आप कह रहे हैं कि बंगाल में घुटन होती है। अब वैसे आप इंडिया अलायंस के साथ यहाँ बैठते हैं, बंगाल में आप नहीं बैठता। इंडिया अलायंस का वो तो मुझे बिठाते भी नहीं बाजू अपने, खाली जबानी तौर पर बोलते हम तुमसे मोहब्बत करते,
और फिर हमको बर्बाद भी करते। बर्बाद किया। हाँ, वो पूरी कम्युनिटी को बर्बाद किया ना। तो आपको लगता है ये जो थोड़ी सी 10-12 सीटें जीतकर आप मुस्लिम्स को, पूरे कौम को अपना हक दिला सकते हैं? मैडम, या स्पॉइलर का ही गेम है? एक एमपी हूँ, कितने आपके समिट में आपने बुलाया मुझे? बोलते बहुत अच्छा है ना, वही तो, वर्ड्स आर माई टूल्स। यस। हाँ, तो अब एक है ना, एक है तो आपने बुलाया, अगर 20 हो जाए मेरी तरह तो सोचे टाइम्स नाउ को कितने लोगों को बुलाना पड़ेगा? आप ही को बुलाएंगे। बुलाएंगे, मगर 20 की ताकत अलग है ना। लेकिन सवाल ये है कि हमेशा ये कहा जाता है कि एक बीजेपी की बी टीम बनी हुई है, इसका आप जवाब देते नहीं है। नहीं, क्यों दूं मैं किसी के सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है मुझे। कहते हैं फाइनेंसेस भी वहीं से आते हैं। हाँ, मैं उनको देता हूँ ना, उनसे फाइनेंस वही देते हैं, उनको 90% देके 10% मैं रखता हूँ। अच्छा। हाँ, उन्हीं से लेता हूं मैं। भाई आप बोले लाओ 90% आप रखो, 10% मेरे को दो। फाइनेंसेस उन्हीं से आते हैं। बिल्कुल सही कहा, 90% वो लेते हैं, 10% मैं लेता हूं। अगर उनको नहीं मिला तो वो नाराज हुआ थे कि हमारा हिस्सा नहीं मिला, उस वजह से गाली देते हैं मुझे। कौन? जो इल्जाम लगाते हैं मुझ पर। अच्छा। अब राज्यसभा के मैंने सोचा कि बीजेपी आपको देती है। नहीं, जो मुझ पे एलिगेशन लगाते वो डील करते हैं, वो 90% रख के 10% मुझे देते। मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि हाल ही में आपने एक स्टेटमेंट किया और उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में आपने किया, आपके नेता ने किया ये कि एनकाउंटर हो रहे हैं और जो एनकाउंटर कर रहे हैं उनका भी एनकाउंटर होगा। आपको नहीं लगता कि इस तरह की भाषा से परहेज करना चाहिए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने शौकत से बात की, उन्होंने कहा कि सर मेरा पूरा स्टेटमेंट नहीं डाल रहे हैं। अच्छा मैडम, यूपी की बात की, आप ये बताइए कि बाबा का विजन देखिए आप। बाबा का विजन देखिए कि उन्होंने क्या कि वी हैव, इंग्लिश में ट्वीट किया, एक्स पे डाला कि वी हैव डन एन साइंड एन एमओयू विद एन एआई कंपनी टू ओपन अ डेटा सेंटर वर्थ 25,000 करोड़। तो हजरत ग्रॉक ने नीचे लिखा कि उसका 50 लाख का टर्नओवर नहीं है। बाबा ने कर दिया। एआई देखिए उनका एआई देखिए। आप यूपी में भी इतने 10-12 सीटें लड़ने जाएंगे? नहीं, यूपी में हम लोग अलायंस करेंगे, अच्छा अलायंस करके। किसके साथ? वही जो मोहब्बत कहते हैं कि करते हैं पर करते नहीं है। नहीं, अलायंस होगा। किसके साथ? अब इतना जल्दी अब मैं अपनी राजनीति टाइम्स नाउ से कैसे करूंगा? तो बात फैसले हमको करने दीजिए। आप ही ने कहा कि हमारे मंच से बहुत काम हो सकते हैं। नहीं, हो रहे हैं ना, बिल्कुल हो रहे हैं। आप भी करते हैं काम किसी का, मैं भी करता हूं अपनी पार्टी का, सब अपना काम करते हैं। आजकल आपको एक शब्द से बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ, धुरंधर। नहीं, वो शब्द ये है धुरंधर। हाँ, धुरंधर क्या पिक्चर है वो? आपने कहा बैन कर दो। नहीं, मैंने कहा वारिस पठान। नहीं, देखिए मैडम, मेरे पास टाइम नहीं है 3 घंटे किसी को देखने का। मैं चाहता हूँ लोग मुझे 1 घंटे के लिए सुने। अच्छा। ये 3 घंटे बकवास क्या है वो होता क्या है? सिवाय गाली दो, आप वायलेंस को प्रमोट करो, और 3 घंटे के बाद आप निकल कर आप सोचते कि यार मैं इस मुसलमान को गाली दूं या ना दूं। अब वो क्या करेंगे उसका? वो देख के कौन देखेगा? मेरे पास ये गैर जरूरी। दुनिया देख रही है, लोग खुश हो रहे हैं। हम हैदराबाद में नहीं, हम हैदराबाद में बोलते कि प्यारे इन चीजों को दिल पे मत लो, गुर्दे पे लो। तो हम गुर्दे पे लेके छोड़ देते हैं उसको। तो इसको प्रॉब्लम है, ये बकवास है। ये 3 घंटे आप क्यों फिल्म नहीं देख सकते? राहुल गांधी को सुनना अच्छा लगता है? राहुल गांधी। मैडम, अगर मैं 1 घंटा 2 घंटे दिन में मेरी बीवी को सुन लिया तो मौजा ही मौजा, बस वो उसकी फिक्र रहती है मुझे। राहुल गांधी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन आप कैसे देखते? एलओपी है, हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, मेरी जिंदगी के प्रायोरिटीज हैं। अच्छा, उस प्रायोरिटीज के तहत मुझे काम करना पड़ता है। तो उसमें राहुल गांधी प्रायोरिटी पे नहीं है? नहीं, क्यों होंगे? उनकी प्रायोरिटी उनकी पार्टी है, मेरी प्रायोरिटी मेरी पार्टी है। पर आप तो कह रहे हैं कि मोहब्बत वाले यही पार्टियां हैं। हाँ, हमको तेलंगाना में रेवंत रेड्डी से अच्छा चल रहा है अभी अब तक अच्छा वो चल तो रहा कह रहे हैं कांग्रेस इज मुस्लिम, मुस्लिम इज कांग्रेस। तो आपका वहाँ क्या रोल है? कुछ भी नहीं, वो बोलते हैं, मगर हमारा उनसे अच्छा है। और उन्होंने तो आपका नाम तक चुरा लिया। वो कहते हैं कि आप क्या असदुद्दीन होंगे, वो है रेवंतुद्दीन। चलिए, उद्दीन तो हो गए। कंपटीशन कर दिया उन्होंने। नहीं, मगर उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने 2000 करोड़ का मेट्रो लाइन दिया। अच्छा। और उसका काम चल रहा है। एक 450 करोड़ का एक ब्रिज दिया उन्होंने।
तो डेवलपमेंट के लिए हम बराबर उनसे मिलते, रिप्रेजेंट करते, और वो बड़े पॉजिटिव हैं, प्रोएक्टिव हैं, अच्छी चीज है। तो वहां पर आप वोट नहीं काटेंगे उनके? कहाँ पे? हम तो उनके खिलाफ भी लड़े रिसेंट म्युनिसिपल इलेक्शन में। ये कभी हाँ कभी ना वाली मोहब्बत कैसे मैडम, चलती है? मंडे को मोहब्बत है, ट्यूसडे को नहीं है, वेडनेसडे को है, थर्सडे को नहीं है, ये कैसी मोहब्बत है? संडे के बाद अंडे आता है तो क्या करेंगे? जो पॉलिटिक्स है ना मैडम, हमारी पार्टी चलाने का तो है। यानी मोहब्बत, नो नहीं देखिए, मोहब्बत का कारोबार करते नहीं हैं आप? नहीं, मैं नहीं करता हूँ। नहीं, आप ऐसी वाली मोहब्बत को तो कारोबार ही कहते हैं। मैं कारोबार नहीं करता हूँ। मैं अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए और मुझे डेवलपमेंट का काम करवाने का है तो मैं करता हूँ। अब हम मालेगांव से मैं हमारे एमएलए को ले जाकर किरण रिजिजू से मिला, मैं मालेगांव से एमएलए को ले जाकर गिरिराज से मिला, मैं वो आइडियोलॉजिकली डिफरेंट है पावरलूम इंडस्ट्री के बारे में। तो काम तो कराना है ना, मिलूंगा नहीं तो काम कैसे होगा? तो काम कराने के लिए मोहब्बत, बाद में नहीं, काम करा वो उनकी जिम्मेदारी है। वो मिनिस्टर हैं, मैं एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूं, मेरा राइट है उनके पास जाकर बोलने का। मैं सिर्फ आपको दो चीजें बताना चाहती हूँ फैक्ट के तौर पर। आज सुबह किरण रिजिजू जी इसी प्लेटफॉर्म पर थे और उन्होंने कहा कि 5वें दिन जाकर हमने कंडोलेंस नहीं दिया, जिस दिन कंडोलेंस रजिस्टर खुला उसी दिन हम गए थे। फैक्चुअली ये स्टेटमेंट ये फॉल्स है, इसलिए फॉल्स है कि आपके मुंह में जबान है, आप सरकार में हैं, आप एक स्टेटमेंट जारी कर सकते थे। चलिए वो भी नहीं तो कम से कम हमारे अमित को बोल देते कि सोर्सेस से हमने कंडेम कर दिया या कंडोलेंस दिया, वो भी नहीं किया आपने। रजिस्टर क्यों आप बोल सकते थे ना। 165, चलिए ईरान से आपको जो भी होगा, इजराइल या ट्रंप की डर से आप नहीं बोले। 165 बच्चे मारे गए, उन पे तो बोल देते कुछ। मैंने सवाल एक और आपको बताना था फैक्चुअल कि पैलेस्टीन की जो फॉरेन मिनिस्टर वारसेन आगाबेकियान शाहीन भारत आई थी, उन्होंने कहा भारत ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में एक ब्रिज हो सकता है। उन्हें यकीन है मोदी पर, आपको क्यों नहीं है? ये समझ में नहीं आता। कैसे यकीन होगा जब नरेंद्र मोदी नेसेट में जाकर जो किसी को अवार्ड नहीं दिया वहीं बनाकर उनको पहना दिया गया और उन्होंने खड़े होकर बोल दिया कि वी स्टैंड विद इजराइल। फॉर व्हाट डू वी स्टैंड विद इजराइल? फॉर द जेनोसाइड? फॉर व्हाट दे आर डूइंग? फॉर व्हाट दे हैव डिस्टेबलाइज्ड द होल रीजन। दे हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया। They have created huge economic problems for us. We have the genocide happened later, by the way. वो time का No, it is still continuing, by the way. Even after the so-called ceasefire, 800 Palestinians have been killed. Yesterday there was a bombing on the tents. Can you imagine a regime bombing on tents and killing innocent children and people over there? Asaduddin Owaisi, as always, you are the representative of the noisy democracy that we have in India. Thank you very much for inviting me. We are grateful for your views and Times Now के 20 साल के सफर में बहुत-बहुत मुबारक आपको। आपके बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके साथ मिलते रहें।